हेलो एवरीवन। तो आज हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे MOT लिखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नीट और बोर्ड के लिए और क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं, ठीक है। हालांकि थ्योरी आसान है, आप अभी समझेंगे, मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो के आखिरी में हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जो कि नीट और एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अच्छे से बूस्ट हो जाएगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक। तो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये जो थ्योरी है ये बेसिकली बॉन्डिंग को समझाती है, मतलब जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो कैसे बनते हैं ये समझाने की कोशिश करती है। अच्छा, जब हम बात करते हैं बॉन्ड की तो हमारे दिमाग में एक चीज़ तुरंत आती है, वो है इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बॉन्ड कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से या फिर ट्रांसफ़र के। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो है ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। आपको भी पता है कि दुनिया की हर एक चीज़, जैसे कि मार्कर है, इस मार्कर में पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। लेकिन क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो इसमें हमें सिर्फ पार्टिकल नेचर समझ में आता है, इसकी वेव हमें नहीं दिखती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये बहुत छोटा है, बहुत हल्का है, तो इसमें पार्टिकल और वेव नेचर दोनों दिखते हैं। अब जो एमओटी है वो बेसिकली जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करती है वो वेव नेचर को यूज़ करके एक्सप्लेन करती है, ठीक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वेव नेचर पे बेस्ड है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्बिटल क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में बात करें तो ऑर्बिटल बेसिकली एक वेव है, एक वेव इक्वेशन है जो कि बताती है कि न्यूक्लियस के आसपास, किसी भी एटम में न्यूक्लियस के आसपास किसी एक जगह पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कितने होते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वेव इक्वेशन दैट टेल्स प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कितने हैं किसी एक जगह पे, वो हमें ऑर्बिटल बताता है, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिटल एक वेव इक्वेशन है, बेसिकली इसको हम सॉल्व करते हैं तो एक वेव हमें निकल के आती है। तो जैसे हम नॉर्मली ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, मान लेते हैं हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि 1s ऑर्बिटल में होगा, तो 1s1 इस तरीके से हम लिख देते हैं। अच्छा, हमें कोई कह दे 1s ऑर्बिटल बनाना है तो हम कैसे बनाते हैं, बीच में ऐसे न्यूक्लियस बनाते हैं, उसके बगल में ऐसे स्फेरिकल 1s ऑर्बिटल बना देते हैं। लेकिन अगर हम वेव नेचर को कंसीडर करें और थोड़ा ऑर्बिटल की वेव वाली इक्वेशन को ध्यान रखें तो हम इस ऑर्बिटल को हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये बेसिकली एक वेव है जो कि हमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस बता रही है। तो ये वेव हमें बता रही है कि जिस एरिया में ये वेव बनी है उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो 1s ऑर्बिटल को हम इस तरीके से शो करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक हाइड्रोजन है, हम H2 बनाने की कोशिश कर रहे हैं, H2, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन है जिसमें 1s ऑर्बिटल है और 1s ऑर्बिटल हमने इस तरीके से शो किया। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन है, इसमें भी 1s1 1s वाला ऑर्बिटल है और इसका भी 1s ऑर्बिटल हम इसी तरीके से शो कर रहे हैं। ये दूसरे वाली हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, ठीक। अब हमें H2 बनाना है तो H2 में क्या होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल हैं वो ओवरलैप करते हैं। आपने भी पढ़ा है कि इस तरह का एक ऑर्बिटल होता है और दूसरा भी इसी तरह का, और दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होती है कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसे ओवरलैपिंग होती है। तो हम इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे, ये एक ऑर्बिटल ये दूसरा, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग कराएंगे। ओवरलैपिंग कराएंगे तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा हमको। ये हमने ओवरलैपिंग कराई, ठीक। अब आप देख रहे हैं इस एरिया में जो वेव हैं वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। साइंटिफिक भाषा में इसी को आप इंटरफेरेंस कहते हैं। आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वेव जो है वो इंटरफेयर कर रही हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, ठीक है। तो इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल की वेव जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं। अब इस वेव के ओवरलैप करने के दो रिजल्ट होते हैं जो कि ऑलरेडी आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं जो पहला ऑर्बिटल है उसकी वेव कुछ इस तरीके से थी और दूसरा जो ऑर्बिटल है उसकी वेव भी कुछ इस तरीके से थी। अब इन दोनों वेव को आप इन फेज कहेंगे, मतलब ये दोनों एक दूसरे के फेज में हैं, दोनों सेम फेज में हैं। ये यहाँ पे देखो ऊपर गया फिर नीचे, यहाँ पे ऊपर गया फिर नीचे,
तो दोनों सेम फेज में हैं। जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, जिसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे, वो इस तरीके से बनेगा। तो देख रहे हो वेव का जो साइज है वो बढ़ गया, ठीक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक वेव इस तरीके से हो और दूसरी वेव इस तरीके से हो। अब ये देखो, ये दोनों क्या है, अपोजिट फेस में है। यहाँ पे पहले ऊपर फिर नीचे, यहाँ पे पहले नीचे फिर ऊपर। जब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब इसको थोड़ा इरेज करते हैं, 1 सेकंड रुको। ठीक, तो देखो दो चांसेस हैं, या फिर यहाँ पे ओवरलैपिंग की वजह से काफ़ी बड़ी वेव बन जाएगी, या फिर दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। अच्छा, जहाँ पे वेव बड़ी सी बन जाएगी, इसका मतलब क्या हुआ, एक काफ़ी बड़ा एरिया मिल गया है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, ये काफ़ी बड़ा एरिया, और इस एरिया में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो घूम रहे हैं। ये देखो, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस, दोनों के बीच में ये एरिया बना है ना, ओवरलैपिंग कहाँ हुई है, बीच में। तो इस एरिया में, यानी इस एरिया में इलेक्ट्रॉन्स अच्छे से घूम रहे हैं, काफ़ी बड़ा एरिया है, ठीक है। बड़ा एरिया होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स आसानी से घूम सकेंगे, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक। दूसरे केस में देखो क्या हुआ, जब दूसरे केस में एक दूसरे से वेव कैंसिल हो गई, तो ये मान लेते हैं एक हमारा न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस। अब बीच में इलेक्ट्रॉन्स रह ही नहीं सकते, क्योंकि बीच में देखो वेव कैंसिल हो गई, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव ही तो है, मतलब बीच में इलेक्ट्रॉन की वेव पाई ही नहीं जा सकती, तो बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में बीच में इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते, तो इस केस में हम ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से शो करते हैं। ये देखो, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन एक, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, न्यूक्लियस है ना, ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये दूसरे का। और ये देख लो बीच का एरिया एकदम खाली है, क्योंकि बीच में इलेक्ट्रॉन्स रह ही नहीं सकते, जबकि यहाँ पे बीच में रहेंगे। जब यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ऑब्वियसली बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छे से होगी। हम इसको इस तरीके से शो करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रांग होगी। लेकिन यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन रह ही नहीं सकते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो काफ़ी कम रहेगी, और इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे या फिर यहाँ पे घूमेंगे, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो ये होती है आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जब दो वेव, जो ऑर्बिटल की वेव होती हैं, वो कंबाइन करती हैं तो दो रिजल्ट मिल सकते हैं। एक जो कि इस तरीके का मिलेगा, जिससे कि हाइड्रोजन और ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, एक जो कि इस तरीके का मिलेगा, जिससे हाइड्रोजन अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको पॉजिटिव कहते हैं, इसको नेगेटिव कहते हैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी ओवरलैपिंग है। तो मेन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो मेन तरीका है समझने का, आप कह सकते हैं, वो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझते हैं। अब हम इन दोनों की बात करेंगे कि क्या होगा जब इस तरीके का बॉन्ड बनेगा और क्या होगा जब इस तरीके का बॉन्ड बनेगा। ये 1s ऑर्बिटल है, और ये भी 1s और 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे इरेज करके थोड़ा सा देखते हैं। तो हमने देखा कि जो ओवरलैपिंग हुई है ऑर्बिटल की, ओवरलैपिंग इस तरीके से लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो जगह क्योंकि काफ़ी कम है, तो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल की हुई है ये दो तरीके की हुई है। एक तो कंस्ट्रक्टिव हुई है, एक ओवरलैपिंग कंस्ट्रक्टिव हुई है, और एक डिस्ट्रक्टिव हुई है, जिसमें डिस्ट्रक्शन हो गया है ना, वेव का ख़त्म हो गया है। डिस्ट्रक्शन मतलब वेव का ख़त्म हो जाना, कंस्ट्रक्शन मतलब बन जाना। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ, हमारे पास एक ऑर्बिटल था 1s वाला, मान लेते हैं ये 1s ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो जिस फेज में ये था, दूसरा वाला भी उसी फेज में था। तो अगर ये पॉजिटिव फेज में था तो ये भी पॉजिटिव फेज में था, अगर ये नेगेटिव फेज में था तो ये भी नेगेटिव फेज में था, मतलब ये दोनों सेम फेज में थे, और इनकी ओवरलैपिंग हुई, कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग हुई। और इस ओवरलैपिंग के वजह से जो रिजल्टेंट हमें ऑर्बिटल देखने को मिला वो कुछ इस तरीके का देखने को मिला, यहाँ पे ये एक न्यूक्लियस, दूसरा न्यूक्लियस ये, और ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ बीच में पाए जाएंगे,
इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस जो हैं वो बीच में सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें दो तीन चीज़ें हुई। जो जो ये ऑर्बिटल बना, ये नया ऑर्बिटल बन गया ना, ये 1s ऑर्बिटल 1s ऑर्बिटल दोनों को ओवरलैपिंग से नया ऑर्बिटल बन गया। अच्छा, ये जो ऑर्बिटल बना इसकी एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो इसको हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की खासियत क्या है, इसकी एनर्जी जो है वो कम है और स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, ये खासियत है बॉन्डिंग की, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। फिर हुआ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन में आपने देखा कि ये दो वेव्स जो हैं वो अपोजिट फेस में हैं और उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक ऑर्बिटल आपका ये है और दूसरा ऑर्बिटल ये है। अगर ये पॉजिटिव में था तो ये नेगेटिव में था, अगर ये नेगेटिव में था तो ये पॉजिटिव में था, दोनों अपोजिट में। यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव में होगा। अच्छा, नेगेटिव नेगेटिव में होगा तब भी तो बड़ी सी वेव बन जाएगी ना। देखो यहाँ पे ये नेगेटिव दोनों आपस में मिल गए और ये बड़ी सी वेव बन गई। ये पॉजिटिव आपस में मिल गए, बड़ी सी वेव बन गई। यहाँ पे ये पॉजिटिव, तो इसके सामने देखो ये नेगेटिव वाला, पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे जीरो। यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगे जीरो, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या थे, अपोजिट फेज में थे और अपोजिट फेज की वजह से जीरो हो गया। अब यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हुई, जिसको हम इसी तरीके से शो करेंगे ऐसे, लेकिन जो ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, एक ये और एक ये, इस तरीके से शो करेंगे हम ऑर्बिटल को। और इसको हम कहेंगे, एक मिनट इरेज कर देते हैं, ठीक है, नीचे वाला इरेज कर देना, अगर आपको फोटो लेना हो तो ले लीजिएगा। तो ऑर्बिटल हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, ये पूरा हमारा ऑर्बिटल है और इसको हम कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होगी और स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बेसिकली दूर दूर रहेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते तो आपस में बॉन्डिंग अच्छे से होती तो उसकी एनर्जी कम हो जाती, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और यहाँ पे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप से और एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक, ये अच्छे से ध्यान देना। अच्छा, एंटी बॉन्डिंग में एक और चीज़ देख लो, मान लेते हैं ये हमारा ऑर्बिटल बना, ठीक है, 1s मिलके ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। बीच में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस जीरो हैं, तो हम कहेंगे ये बीच में क्या बन गया, नोड बन गया, ठीक। और नोड क्या होता है, नोड आपको पता ही होगा, नोड क्या होता है, वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस जीरो हैं, ठीक है, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस जीरो हैं उसको हम नोड कहते हैं। तो यहाँ पे एक नोड भी बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, ठीक। तो इरेज करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनको हम एक और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमारा 1s है और ये हमारा 1s है। जब इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई तो एक ऑर्बिटल हम यहाँ पे शो करेंगे और एक ऑर्बिटल हम यहाँ पे शो करेंगे। तो दो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई और दो बने। जो नीचे वाला है उसमें एनर्जी कम है, इसी वजह से हमने नीचे रखा है, और एनर्जी कम किसकी होती है, बॉन्डिंग की। तो ये जो है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो ऊपर वाला है इसकी एनर्जी ज़्यादा है, और एनर्जी ज़्यादा है इस वजह से ऊपर हमने रखा है, ठीक है। ऊपर की ओर हम एनर्जी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, ऊपर की ओर जाएंगे तो हम एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है, इस अकॉर्डिंग रख रहे हैं। तो ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है। एनर्जी ज़्यादा किसकी होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, ठीक। तो ये हमारा ABMO है।
जब 1s मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, आपको भी पता है सिग्मा बॉन्ड बनता है ना। तो इसको हम कहेंगे सिग्मा 1s ऑर्बिटल, और इसको हम कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये स्टार क्या शो करता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब स्टार लगा हो तो एंटी बॉन्डिंग कहेंगे, और यहाँ पे स्टार नहीं है तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो 1s और 1s मिले और दो ऑर्बिटल नए बने, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। ठीक, अच्छा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जितने ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं उतने ही ऑर्बिटल्स नए बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल formed is equal to number of atomic orbitals that combine। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नए बनेंगे। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान रखना। दूसरी चीज, जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी लगभग सेम होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि s वाले को आप d वाले से कंबाइन कर दिए, जैसे 1s को आप 4d से कंबाइन कर दिए, ऐसा नहीं कर सकते। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे हमने 1s और 1s को कंबाइन किया है। ठीक है, तो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं, ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी, लगभग सेम होनी चाहिए। ठीक है, या फिर एकदम सेम हो या फिर नियरली सेम एनर्जी। ठीक, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा बात और हम करेंगे। ठीक, अगर आपको लिखना है तो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ नीचे से हम शुरू करेंगे और ऊपर एनर्जी को बढ़ते क्रम में चलेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ था, एकदम नीचे से यहाँ था हमारे पास 1s ऑर्बिटल। एक सेकेंड, ये हमारे पास 1s था, ये 1s था, ये कंबाइन हुए तो दो बनेंगे, दो कंबाइन हुए तो कितने बनेंगे? दो। इसको कहेंगे सिग्मा 1s, इसको कहेंगे सिग्मा स्टार 1s। ठीक, ये हो गया। इसी तरीके से 1s के बाद क्या आता है? 2s, है ना। ये हमारे पास 2s वाला ऑर्बिटल और ये अगेन 2s वाला ऑर्बिटल। कंबाइन करेंगे कितने बनेंगे? दो, एक नीचे और एक ऊपर, मतलब एक कम एनर्जी वाला और एक ज़्यादा एनर्जी वाला। कम एनर्जी वाले को क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको कहेंगे सिग्मा 2s। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? सिग्मा स्टार 2s, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो 1s 2s, उसके बाद क्या आता है? 2p। अब याद रखो 2p जो होता है इसमें तीन ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। तो हम तीन बनाएंगे यहाँ पे, ये x मान लेते हैं, ये y और ये z, है ना। ये px, py, pz। ऐसे यहाँ पे भी मान लेते हैं px, py और pz, तीन ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं। अच्छा, कभी भी जब तीन बॉन्ड बनते हैं, तीन ऑर्बिटल हैं, तीनों ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी तो तीन बॉन्ड बनेंगे, है ना। जब कभी भी तीन बॉन्ड बनते हैं तो उसमें से दो पाई तो होते हैं लेकिन एक सिग्मा होता है। ठीक है, एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। हमेशा जब बॉन्डिंग होती है तो पहला बॉन्ड कौन सा बनता है? सिग्मा बॉन्ड। बाकी बॉन्ड क्या होते हैं? पाई बॉन्ड। तो एक पाई होता है, सॉरी दो पाई होता है लेकिन एक आखिरी सिग्मा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब हम कंबाइन करवाएंगे एक्स वाई जेड को, तो जो एक्स वाई है हम मान लेते हैं कि जो एक्स और वाई है ये दोनों क्या बना लेते हैं? पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम करते हैं, हम कुछ ऐसा दिखाते हैं। ऐसा क्यों दिखाते हैं कि जो पी एक्स होता है और पी वाई की वजह से जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं इनकी एनर्जी सेम होती है। इसी वजह से यहाँ पे हमने सिग्मा 2px इक्वल टू सिग्मा 2py, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, अभी हम लिखेंगे आगे, अभी इसको आप कोशिश ना करो, मतलब इसको कॉपी ना करो। अभी हम थोड़ा सा आगे लिखेंगे, उसको कॉपी करना, अभी तो समझो सिर्फ, क्योंकि x और y हम मान रहे हैं कि पाई बॉन्ड बना रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे हम पाई लिखते हैं, सॉरी हम यहाँ पे पाई लिखते हैं, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। और तीसरा कौन बॉन्ड है? जेड, तो हम जेड को मान लेते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है।
तो ऐसा दिखा देते हैं, ये वाला जेड वाला है, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा 2p जेड। ठीक, तो ये दोनों पाई और ये वाला कौन सा है, सिग्मा। इसी तरीके से ऊपर की ओर भी ये क्या हो गया, सिग्मा पाई 2p एक्स, पाई स्टार 2p एक्स, और ये पाई स्टार 2p वाई। पाई स्टार क्यों, एंटी बॉन्डिंग है ना। और ऐसे ही जेड वाला भी ऊपर एक, ये जेड वाला है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा स्टार 2p जेड। ठीक, तो कुछ इस तरीके से ऑर्बिटल बनते चले जाते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में फिगर भी दिया है अगर आपको देखना हो। हालांकि ये सब जानने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो है आपको याद रखना कि ऑर्बिटल की एनर्जी के जो है सीक्वेंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो अभी आपने सबसे नीचे क्या देखा, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2p एक्स और पाई 2p वाई बराबर एनर्जी के, फिर सिग्मा 2p जेड, पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई बराबर एनर्जी के, फिर सिग्मा स्टार 2p जेड। ठीक, तो ये एनर्जी लेवल है जो कि हम लिख लेते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर पाएँ। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा स्पेशल होता है। अगर आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन तक है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, एटम है जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम नहीं, एटम में तो एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे ना, मॉलिक्यूल में मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। तो आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन तक है, ठीक है, या फिर 14 से कम या फिर 14 इलेक्ट्रॉन, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई आ जाता है ना, पाई 2p एक्स इज इक्वल टू पाई 2p वाई। आप इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल टू हमने क्यों लिखा, दोनों की एनर्जी सेम होती है। फिर सिग्मा 2p जेड, फिर आ जाता है पाई स्टार 2p एक्स इक्वल टू पाई स्टार 2p वाई। अगेन पाई स्टार और पाई स्टार 2p एक्स 2p वाई की एनर्जी सेम होती है, इस वजह से यहाँ पे लिखा। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ठीक है, पाई स्टार 2p, आखिरी क्या बचा, आखिरी बचा सिग्मा स्टार 2p जेड। ठीक है, आगे भी होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होता, लेकिन इतने तक की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतने में आपका काम चल जाएगा। अच्छा, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, जब 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं, मोर देन, यहाँ पे देन लिखना था, 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है किसी मॉलिक्यूल में, तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हम ये वाला ऑर्डर नहीं फॉलो करेंगे, तो कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर यहाँ पे देखो सिग्मा स्टार 2p एक्स, सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आया था, पाई 2p एक्स इक्वल टू पाई 2p वाई, फिर सिग्मा 2p जेड। लेकिन इस केस में सिग्मा 2p जेड जो है वो पहले आ जाएगा इनके। ठीक, तो पहले यहाँ पे हम सिग्मा 2p जेड लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे एक्स और वाई आएगा, तो जेड पहले आ गया यहाँ पे। अब आएगा यहाँ पे पाई 2p एक्स इक्वल टू पाई 2p वाई, उसके बाद सारी चीज़ें सेम, पहले ये वाला फिर उसके बाद ये वाला तो हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया, फिर बचा ये और ये है ना, फिर पाई स्टार 2p एक्स, पाई स्टार 2p वाई, फिर आखिरी का सिग्मा स्टार 2p जेड। तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके पास सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसका अगर आप फ़ोटो लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ले लिया होगा। थोड़ी सी चीज़ें हम और पढ़ेंगे, बस ये ख़त्म हो गया। ठीक है, लगभग समय। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, है ना। तो 3-4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है बॉन्ड ऑर्डर का, आपको कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, अच्छा बॉन्ड ऑर्डर क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने बॉन्ड्स हैं वही बॉन्ड ऑर्डर बताता है। लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है, जैसे अगर आपको दे दिया जाए N2, पूछा जाए बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो आप सीधा सीधा निकाल सकते हो कि N और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। ठीक,
लेकिन हर केस में आप इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है, चार्ज वाले मॉलिक्यूल दे देते हैं, जैसे NO+ दे दिया या फिर NO- दे दिया, O2 दे दिया। इस तरह के मॉलिक्यूल्स में आप डायरेक्ट ना निकालना, ठीक है, डायरेक्ट आप बॉन्ड देखोगे गलत हो जाएगा, ठीक। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बराबर होता है, कितने बॉन्ड है वही बॉन्ड ऑर्डर होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका दो चीज़ हम बताएंगे। पहली चीज़ फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला और इसकी ट्रिक दोनों मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का हाफ NB माइनस NA। NB NA क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो आप कॉन्फ़िगरेशन कर लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फिर देखो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, माइनस कर दो एंटी बॉन्डिंग वाले को, आपका आंसर आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर हाफ इंटू NB माइनस NA। तो ये फॉर्मूला होता है, इससे अभी हम निकालेंगे भी एक आध दो, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर फॉर्मूला यूज़ करना है तो यूज़ करो, लेकिन ट्रिक जरूर याद रखो। ट्रिक क्या होती है, जो 14 इलेक्ट्रॉन होंगे जिसमें, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। जैसे अभी आपने N2 देखा था, N2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन, यानी बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब जिससे जैसे आगे बढ़ते जाओगे बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा कम होता जाएगा, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 2.5, आधा कम हो गया। 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2, 17 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक, 18 तक याद रखना। फिर इससे पहले जैसे मतलब पीछे होते जाओगे तुरंत बॉन्ड ऑर्डर आधा आधा कम होता जाएगा, यानी 14 के पहले क्या आएगा, 13 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 12 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2, 11 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1, ठीक। तो 1 बॉन्ड ऑर्डर तक ही याद रखना, इसके पहले ना जाना कि हाँ 0 बॉन्ड ऑर्डर, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर, उस पर ना जाना, ठीक है, 1 तक याद रखना बस। तो 10 से लेकर 18 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर की ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। इसको फालतू बार बार फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये ट्रिक याद रखना, 14 इलेक्ट्रॉन होगा तो 3, उसके आगे जाओगे तो आधा आधा कम, उसके पीछे जाओगे तो आधा आधा कम, ठीक। ये अच्छे से याद रखना बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। तीसरी एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, आपने निकाला इस फॉर्मूले को यूज़ करके, आपने निकाला बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 0 बॉन्ड है भाई, किसी के बीच में 0 बॉन्ड है तो क्यों एग्जिस्ट करेगा, वो मॉलिक्यूल आपस में साथ में रहेगा नहीं, दोनों एटम अलग अलग हो जाएंगे। तो बॉन्ड एक भी नहीं है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो ये था ऑल अबाउट बॉन्ड ऑर्डर। इसकी भी फोटो ले लो और थोड़ा सा हम और चीज़ें पढ़ेंगे जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट आपका एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक बिहेवियर का, कि जो एलिमेंट है जो हमें दिया है मॉलिक्यूल, वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब वो जो किसी भी मैग्नेट के पास आप रखेंगे तो उससे चिपक जाएगा। डायमैग्नेटिक मतलब उससे नहीं चिपकेगा, ठीक है। तो मैग्नेट से नहीं चिपकेगा तो मतलब डायमैग्नेटिक, मैग्नेट से चिपक जाएगा तो मतलब पैरामैग्नेटिक, ये पूछा जाता है, ठीक। अब आपको पूछा जाए कि कोई चीज़ डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक, तो इसके लिए एक सिंपल सी चीज़ रखना, डायमैग्नेटिक जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके लिए ऑड इवन होने चाहिए, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक, ठीक। तो डायमैग्नेटिक में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक के लिए जो उससे चिपक जाए मैग्नेट से, उसके लिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक, ऑड है तो पैरामैग्नेटिक। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन क्या आता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन O2 इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, यानी इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन O2 एक्चुअली पैरामैग्नेटिक होता है। तो O2 पैरामैग्नेटिक, तो ऐसा कैसा हुआ, O2 पैरामैग्नेटिक होता है, ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि इसमें मतलब इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है, तब तो डायमैग्नेटिक होना चाहिए ना, लेकिन ये पैरा आया।
ऐसा क्यों हुआ, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू हम देखते हैं कि O2 पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ, ठीक है। और इस सेंटेंस के एक दो एक्सेप्शन है, उसको हम लिखेंगे। तो कॉपी कर लिया होगा, मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s 2 इलेक्ट्रॉन। फिर पाई आ जाता है ना, पाई, लेकिन 16 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, तो पहले सिग्मा 2p z आ जाएगा, सिग्मा 2p z, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी रहेंगे। फिर आ जाएगा पाई वाला, पाई यहाँ लिखते हैं, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, है ना, या ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग लिखा है सब। तो सिग्मा 2p है। अब फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार। अच्छा कितने हो गए हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 14 हो गए। फिर आ जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो 14 हो गए। हमें 2 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन हमें इन दोनों में भरने हैं। तो क्या एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन भर दोगे, नहीं, क्योंकि एनर्जी बराबर है। तो आपको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देना होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देना होगा। तो देखो ऑक्सीजन है तो 16 इलेक्ट्रॉन, इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, और इसी वजह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हमेशा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, और इसी वजह से ये पैरामैग्नेटिक होता है, यानी आपको मैग्नेट से ये चिपकता है। आप यूट्यूब पे एक्सपेरिमेंट्स भी देखते हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वो क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को मैग्नेट के ऊपर डालते हैं, वो चिपक जाती है, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, चिपक जाती है मतलब अट्रैक्ट होती है उससे। तो ऑक्सीजन हालांकि है तो 16 इलेक्ट्रॉन, उस हिसाब से डायामैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि एक्सपेरिमेंट करके कि पैरामैग्नेटिक है। और कौन एक्सप्लेन कर पाया, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक। तो ये हमारा वो है कि पैरामैग्नेटिक ऑक्सीजन क्यों है, ठीक है। अब याद रखना यहाँ पे, ये भी एक ट्रिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कहीं देखने को मिलती है जल्दी, कि 10 इलेक्ट्रॉन 16 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। और क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक होगा। अच्छा 10 इलेक्ट्रॉन में क्यों अनपेयर्ड मिलेंगे, तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन होगा तो पहले ये आ जाएगा ना, ये नहीं आएगा, है ना, 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो पहले ये आ जाएंगे। तो 2 2 4 2 8 2 2 4 2 6 2 8, और यहाँ पे 2 भरना है, तो यहाँ पे 1 हम भरेंगे, यहाँ पे 1 भरेंगे, ठीक। अगेन 10 इलेक्ट्रॉन में 2 अनपेयर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक तो 14 से ज़्यादा वालों के लिए है ना, 14 से कम इलेक्ट्रॉन वालों के लिए ये पहले नहीं आएगा, ये तो बाद में आएगा ना। तो 10 इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए 2 2 4 2 6 2 8, और फिर 2 10, तो 1 इसमें 1 इसमें, ठीक। तो ये ट्रिक याद रखना कि 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन दोनों केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो मॉलिक्यूल होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ख़त्म होती है। जहाँ तक मेरे ख्याल से अभी सारी चीज़ें हो गई है, हमने बात कर ली है, बॉन्ड ऑर्डर की हमने बात कर ली है, हमने ट्रिक सीख ली है, जो भी सारी ट्रिक जो भी यूज़ होनी है वो सीख ली है, ठीक है। और मैग्नेटिक बिहेवियर की हमने बात कर ली है कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे चूज़ करेंगे, ठीक है। बारी आती है क्वेश्चन की, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस हम कुछ लगाएंगे, और उन क्वेश्चंस को लगा के हम कुछ चीज़ें समझेंगे। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन के बिना कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब हम आ गए क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, जो कि कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनाइजेशन प्रोसेसेस बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस एंड मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक। बोला गया है किस वाले में बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी, और जो बॉन्ड जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक से, एक सेकेंड, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। देखो ऑप्शन चेक करोगे आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे ए ऑप्शन देखो, O2 से O2 प्लस में चला जा रहा है,
O2 क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन। हालांकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये पैरामैग्नेटिक होता है। अभी जस्ट पहले मैंने पढ़ाया है ना, ऑक्सीजन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। हालांकि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये डायामैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन एक्सेप्शन है, ये पैरामैग्नेटिक होता है। O2 प्लस के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। प्लस एक चार्ज आ गया है तो एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, ठीक है। 15 इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये तो डायरेक्ट पैरामैग्नेटिक ही रहा। मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में तो ऑलरेडी पैरामैग्नेटिक ही रहता है। बी वाला ऑप्शन देखो, C2 से C2 प्लस। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 12, मतलब डायामैग्नेटिक। C2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 11, मतलब पैरामैग्नेटिक। तो ये डायामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक हो गया। हालांकि हमें पूछा क्या गया है, पैरा से डाया, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं। सी देखो, NO से NO प्लस। NO में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑक्सीजन में 8 और नाइट्रोजन में 7, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉन मतलब पैरामैग्नेटिक, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। NO प्लस में कितना, 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन मतलब डायामैग्नेटिक। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है। देखो, पैरामैग्नेटिक से डायामैग्नेटिक, पैरा से डाया चला गया, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, NO से NO प्लस। हालांकि चौथा भी देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि दो कंडीशन है ना, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए। N2 से N2 प्लस। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14, क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि डाया से पैरा गया है, हमें पैरा से डाया निकालना है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर तो हमारा तुरंत आ गया, सी ऑप्शन, तुरंत हमारा आंसर आ गया, सी ऑप्शन। लेकिन अगर आपको बॉन्ड एनर्जी भी निकालनी होती है तो कैसे निकालते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो आप बॉन्ड ऑर्डर से निकालते हैं। आपको एक सीक्वेंस पता होना चाहिए, एक रिलेशन पता होना चाहिए, मतलब एक सेकंड। ये रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एनर्जी के बीच। देखो, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कितने बॉन्ड है किसी चीज के बीच में। जैसे यहाँ पे अगर एक बार चेक करें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तुम ये बताओ कौन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। यानी बॉन्ड एनर्जी, सॉरी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे कम होती है। सिंगल बॉन्ड की सबसे ज्यादा लेंथ होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड की होती है। यानी ये बॉन्ड एनर्जी जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन जरूर कर लेना, ये रिलेशन आपको याद होना। अब पूछा गया बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही है। बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज करना मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में देखो, यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। तो 2.5 से 3 हो गया, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, मतलब बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ गई होगी, ठीक। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन, एक सेकंड। तो सेकंड, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और ये थर्ड क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन यहाँ पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज Cn प्लस Cn माइनस NO और Cn, विच ऑफ दिस हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो Cn में कितने इलेक्ट्रॉन, Cn प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 6 होते हैं, नाइट्रोजन में 7, 7 6 कितना हुआ, 13। 13 में एक घटा दो यानी 12 इलेक्ट्रॉन। Cn माइनस में 13 में एक ऐड कर दो यानी 14 इलेक्ट्रॉन। NO में, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 है ना, 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन। और Cn में 13 इलेक्ट्रॉन। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, आपको ट्रिक मैंने बताई थी। 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 15 का कितना, 2.5। उससे आगे जाओगे तो कम ही होता जाएगा, 12 का भी कम होगा, 13 का भी कम होगी। सबसे ज्यादा किसका होता है, 14 का, 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो Cn माइनस जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर, तो आपका आंसर होगा Cn माइनस, बी का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। पूछा गया किसमें सेम बॉन्ड ऑर्डर है। तो देखो सेम बॉन्ड ऑर्डर के लिए एक सिंपल सी बात है कि मैंने बताया था कि मतलब 14 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 बॉन्ड ऑर्डर। अब मान लो कोई दो स्पीसीज है जिनका 14 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा ऑब्वियसली। तो जिसका सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी का सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो यहाँ बेसिकली आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ढूंढनी है, मतलब एक जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। अच्छा, O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 दूनी 16। और NO में, ऑक्सीजन में 8 7 7 15। ये तो गलत है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि NO में अलग इलेक्ट्रॉन है, O2 में अलग है।
Cn माइनस में देखते हैं, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, 7 6 13, 13 1 14 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में कितने, 8, 8 और 6 14, यानी ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। CO में भी 14 इलेक्ट्रॉन और Cn माइनस में भी 14 इलेक्ट्रॉन। N2 में देखो 14 इलेक्ट्रॉन, O2 माइनस में 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। CO में देखो, CO में कितना होगा, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन, और NO में होंगे 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं हो सकता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है ना, तो आपको देख रहे हैं आप, आसान क्वेश्चन इससे आते हैं, और क्वेश्चन आते भी काफी ज्यादा हैं। देखो ये नीट 2018 क्वेश्चन, ये नीट 2017 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक पूछा गया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन, हालांकि ऑक्सीजन में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन फिर भी ये पैरामैग्नेटिक है, ये एक एक्सेप्शन है, आपको याद रखना होगा, है ना। 16 इलेक्ट्रॉन वाला और 10 इलेक्ट्रॉन वाला इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डायामैग्नेटिक होने चाहिए, लेकिन ये दोनों पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो आपको डायरेक्ट लिखना है ऑक्सीजन, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, आप उस तरीके से बना के, है ना, इस तरीके से सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक भी कर सकते हो। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन था, चौथा ना, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। चलते हैं फिफ्थ पे। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। अगेन पूछा गया है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा। देखो Cn माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में 7, कार्बन में 6, 7 6 13, 13 1 14 इलेक्ट्रॉन। Cn माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन, 14 ही तो हुए, 7 1 6, हाँ सही है। NO प्लस में कितने होंगे, नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 8 7 15, 15 प्लस, प्लस चार्ज मतलब एक कम हो जाना, यानी 14 इलेक्ट्रॉन। CO में कितने होंगे, ऑक्सीजन में 8 और इसमें 6, 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, तीनों में 14 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीजन में कितना है, 8, इसमें 6, 8 6 14, हाँ। O2 माइनस में कितना होगा, O2 में होता है 16 और एक ऐड कर दो, यानी 17 इलेक्ट्रॉन। यही एक अकेला है जिसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही आसान, पैरामैग्नेटिक के लिए ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है ना। तो डी ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें आपका ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यानी O2 माइनस आपका सही हो जाएगा। तो ये भी देखो आसान क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन हो गए, ये आ गया हमारा छठवां क्वेश्चन, विच स्पीसीज डज नॉट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिज्म, यानी पैरामैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। हमें देखना है कौन सी पैरामैग्नेटिक नहीं है। अच्छा, N2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 13, सॉरी, N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो ये ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। O2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17, ये भी नहीं हो सकता है। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सारे पैरामैग्नेटिक होंगे, हमें दिखाना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक नहीं है। CO में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 से 14 इलेक्ट्रॉन, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। NO में कितने होंगे, 8 7 15 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा, नहीं CO वाला, ठीक। चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन pairs in O2 2 minus molecular ion on the basis of molecular orbital theories। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, O2 2 माइनस में। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक। तो O2 2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले ये O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, यानी 18 इलेक्ट्रॉन। 18 इलेक्ट्रॉन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई आ जाता है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन है, देखो 18 में जेड वाला पहले आ जाता है ना। सिग्मा 2p जेड पहले आ जाएगा, 2p जेड 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आ जाता है पाई 2p एक्स इक्वल टू पाई 2p वाई, दोनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आ जाता है पाई स्टार 2p एक्स और पाई स्टार 2p वाई, इन दोनों में भी 2 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 14 15 16 17 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। 18 ही तो हमें लेने थे, है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गया। पूछा गया है कितने, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे एक ये है, देखो हाईलाइट करते हैं, 2 2 4
2 6 2 8, यही तो है। बाकी तो कोई एंटी बॉन्डिंग है नहीं, बाकी सारे बॉन्डिंग है, तो ये सारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन टोटल। तो ये भी गलत है, आंसर गलत आ रहा है, रुको देख रहे हैं। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ये देखो मैंने खुद गलती कर दी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली, इलेक्ट्रॉन पेयर पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, कितने पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के। और कितने पेयर हैं, 4 पेयर हैं, एक पेयर ये है, एक ये और एक ये, तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। अभी मैंने क्वेश्चन अच्छे से नहीं किया, पढ़ा होता तो 4 पेयर की जगह अगर 8 ऑप्शन होता तो मैं टिक करके आगे भी चला गया होता। ठीक है, तो 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अच्छे से ध्यान देना। मैंने खुद गलती की है तो याद तो रहेगा, है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था, है ना। ये हमारा 7th क्वेश्चन हो गया। 8वें पे आ जाओ। 10 या 12 क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक, कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सीओ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 6 14। सीएन में 7 6 13 और 13 माइनस 1 यानी 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। एनओ में 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन। O2 2 माइनस में 18 इलेक्ट्रॉन। देखो किस पैरामैग्नेटिक पूछा गया है, किसमें इवन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ डी ऑप्शन में, एनओ में। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक आसान है, पैरा डाया बताना बहुत आसान है। सिर्फ आपको 2 जगह आपको मैंने बताया कि ध्यान रखना है कि 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन वाला, हालांकि है तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन फिर भी वो पैरामैग्नेटिक हो गए। ऑक्सीजन का केस मैंने आपको बताया था। तो ये हो गया 6 8 9th क्वेश्चन। ये क्या हो गया, ये हमारा 9th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब मैंने बताया था बॉन्ड ऑर्डर जिसका 0 होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता। किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, देखो Li2 है यहाँ पे। ठीक है, तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितने इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। C2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 14 15 16 17 18, 3 2.5 2 और 1.5 और 1, 13 12 11 10, तो 2.5 2 1.5 और 1, है ना। ये लिख लेते हैं। O2 में 16 इलेक्ट्रॉन, 16 इलेक्ट्रॉन यानी बॉन्ड ऑर्डर 2। C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड ऑर्डर 2, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। Li2 कितना इलेक्ट्रॉन हो गया है लिथियम में, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तीसरे नंबर पे है, 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लिथियम में है, 2 है क्योंकि, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो 6। अब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें टोटल। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s और सिग्मा 2s, यहाँ पे भी 2 है ना, 2 2 4 2 6। बॉन्ड ऑर्डर कैसा निकालते हैं, हाफ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी हाफ इंटू 2, यानी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो Li2 का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। He2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, टोटल 2 है, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 4 इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, बस हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाले में, यानी हाफ इंटू 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, यानी 0। देख रहे हो बॉन्ड ऑर्डर हीलियम 2 का 0 आ गया, और इसीलिए He2 प्लस He2 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब ये मॉलिक्यूल रहेगा ही नहीं। और आपको भी पता है हीलियम नोबल गैस है ना, ये बॉन्ड नहीं बनाती है, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, हमें पता चल गया कि हीलियम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आसान है। कितना 9th क्वेश्चन हो गया, 10th पे आ जाओ। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यहाँ पूछा गया है ऐसा स्पीसीज बताओ जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड्स है।
ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ले लेते हैं, इसमें आपको पता है एक बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी दोनों पाई बॉन्ड होता है, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहीं पे है तो एक सिग्मा होता है दूसरा पाई होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पाई बॉन्ड, लेकिन हमें बताना है ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड है, ओनली पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर से शुरू करता हूँ, ठीक है। जो आंसर है हम वही ले रहे हैं, आंसर यहाँ पे डी वाला ऑप्शन C2 आएगा, ठीक है। तो इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारे एक्सप्लेन करेंगे टाइम बहुत ज्यादा बीत जाएगा। अच्छा, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। एक कार्बन का, हम C2 नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक कार्बन का, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है 1s2 2s2 2p 2 2 4 2, है ना, 6 हो गए। ये नॉर्मली लिख रहे हैं हम, मॉलिकुलर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, एमओटी के अकॉर्डिंग नहीं लिखा है, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह के दो कार्बन होंगे। अब जो 1s ऑर्बिटल वाला है, ये तो 1s जो है अंदर वाले ऑर्बिटल है, और बॉन्डिंग आपको पता है बॉन्डिंग किस में होती है, वैलेंस वाले ऑर्बिटल से। तो ये दोनों जो है ये वैलेंस है, तो हम 1s वाला नहीं बना रहे हैं, हम सीधा 2s और 2p बना रहे हैं। तो एक कार्बन का 2s ये है, ये एक कार्बन का 2s है, और ये दूसरे वाले कार्बन का 2s है, ये 2s है। एक सेकंड रुक जाओ, ये 2s ऑर्बिटल है दूसरे वाले कार्बन का, ठीक है। दो कार्बन हम ले लिए, अब हम दोनों कार्बन जोड़ेंगे तभी तो C2 बनेगा हमारे पास, ठीक है। 2s और 2s हमने जोड़ा, इसमें कितने हैं, 2s वाले में इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। अच्छा, हम जोड़ेंगे तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा और एक बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। तो दोनों में क्या हो गया, एक ये वाला नीचे वाला जो ऑर्बिटल है, एक सेकंड रुक जाओ, जो नीचे वाला ऑर्बिटल है ये क्या है, सिग्मा 2s, और ये ऊपर वाला सिग्मा स्टार 2s, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, है ना। अब नीचे ये दोनों जो है आपस में जुड़ेंगे तो दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों में आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है। अब हम p वाला बनाते हैं जी, 2p2 है, ये बनाते हैं। अच्छा, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3, ठीक है। ये एक कार्बन का वो है 2p ऑर्बिटल है, और ये दूसरे कार्बन का 2p है, ये दूसरे वाले कार्बन का 2p है, 3 3 ऑर्बिटल। अच्छा, अब इसका भी हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। तो px और py के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो पाई वाला बनेगा ना, पाई 2px है ये, और ये है पाई 2py। और z के लिए कौन सा बनेगा, सिग्मा बनेगा, सिग्मा 2pz, ये सिग्मा 2pz है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, इसी तरीके से ऊपर भी बनेगा, ये सिग्मा स्टार 2px और ये पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz के लिए, है ना। तो ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखते हैं, देखो 2p वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस वाले कार्बन के 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन हमने भर दिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस में भरे हैं, px और py में, है ना। देखो हम ऐसे नहीं भरते हैं इलेक्ट्रॉन की पहला ऑर्बिटल खाली रहे और इलेक्ट्रॉन हम इसमें भर दें फिर इसमें भर दें, ऐसा नहीं भरते हैं। या फिर हम ऐसा भी नहीं भरते हैं कि पहले भी भर दें और आखिरी में भर दें, बीच वाला खाली रहे। इलेक्ट्रॉन एक लाइन से भरा जाता है, आपने पढ़ा होगा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन हम एक सीक्वेंस से भरते हैं, है ना? तो ये भी गलत तरीका है, ये भी गलत तरीका। हम इलेक्ट्रॉन कभी भी भरेंगे तो ऐसे भरेंगे, पहला इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है हमारा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें दूसरा इसमें। अब देखो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आए हैं, px में और py में, है ना, px py में, और यहाँ पे भी px py में। तो जो बॉन्डिंग होगी वो px और py में, और px py कौन सा बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करके यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करके यहाँ पे आ जाएगा। तो देख रहे हो बॉन्डिंग किसमें हुई, पाई 2px में और पाई 2py में, यानी सिग्मा वाले में बॉन्डिंग हुई नहीं, सिर्फ पाई वाले में बॉन्डिंग हुई। इसीलिए जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा C2 के अंदर, यहाँ पे लोन पेयर भी रहेगा, है ना। कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड जो आएगा ये दोनों पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड्स, क्योंकि बॉन्डिंग कहाँ हुई है, देखो यहाँ पे भी पाई वाले ऑर्बिटल में बॉन्डिंग हुई है और यहाँ पे भी पाई वाले ऑर्बिटल में, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है एक्स और वाई में ही है, जेड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो जो C2 मॉलिक्यूल होता है इसमें सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना।
और याद करना ज़्यादा ठीक है, इसको प्रूव करने के बजाय याद कर लो डायरेक्ट, ठीक है। तो ठीक है, बस यहीं पे हमारा क्वेश्चंस खत्म होते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन आपने कर लिए और आपने देखा काफ़ी इजी था, है ना। तो चैप्टर मतलब ये टॉपिक जो था काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस भी देखो आप काफ़ी आ रहे हैं, 2019, 2017, 2018 पिछले भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो क्वेश्चंस भी इससे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चैप्टर आपका अच्छे से तैयार हो गया, क्वेश्चंस भी आपने लगा दिए और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा, फिर आप हमें कोई भी टॉपिक एक और बता दीजिएगा, क्योंकि इस समय मैं टॉपिक के अकॉर्डिंग वीडियोस काफ़ी सारे बना रहा हूँ। तो कोई भी टॉपिक जो आपको अच्छा लगे वो टॉपिक आप हमें बता दीजिएगा और उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रख लेंगे तो आपका वो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।